अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि हम जो ग्लूकोज इंटेक करते हैं उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक कर देना और उससे एनर्जी हासिल कर लेना, ये कहलाता है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन। सो द डेफिनेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन एक होती है दूसरी रिस्पायरेशन जो कि हम गैस एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, उसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। वो हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होता। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन इन शॉर्ट ऐसे याद रख लें कि सेल के अंदर के रिस्पायरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये तीनों स्टेप्स मुकम्मल होने के बाद ही आपका ग्लूकोज आपको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसके जो मुकम्मल तौर पर नोट्स होंगे या फिर किस तरह से पेपर में लिखना है जिससे मैक्सिमम मार्क्स आएँ, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको मिल जाएगा किस तरह पेपर में लिखना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए आपका। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेटा सेलुलर रिस्पायरेशन में इन तीनों स्टेप्स में मिलाकर एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है, यहाँ लिखा है मैंने 36 एटीपीज बनती हैं। तो पहला पेपर का जो एमडीकेट का एमसीक्यूज़ है या नीट का एमसीक्यूज़ है वो क्या आएगा आपके पास कि टोटल सेलुलर रिस्पायरेशन में ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने एटीपीज बनते हैं, तो जवाब होगा 36 एटीपी बनते हैं। ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे, सीखेंगे। एक ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ की जो एमसीक्यूज़ क्वांटिटी यहाँ से निकालना हुई है कि इस इक्वेशन की आप देख रहे हैं कि मैंने एक बात लिखी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में किस स्टेप में प्रोड्यूस होगा और वाटर इन सब स्टेप्स में कहाँ प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, क्रेब्स साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होगा, क्रेब्स साइकिल में, और H2 कहाँ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये तो हो गया हमारा एक ओवरव्यू इसका। अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, तो हमारा मेजर टॉपिक हमारा क्या है, वो ग्लाइकोलिसिस है आज का। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी हुई बेटा। तो ग्लाइकोलिसिस बेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। सेवरल स्टेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, कुछ मैंने ब्लैक से लिखे हैं, कुछ मैंने किससे लिखे हैं, ब्लू से लिखे हैं, और कुछ पे मैंने लकीरें बनाई है प्रिपरेटरी फेज की, और कुछ बनाया मैंने क्या ऑक्सीडेटिव फेज़ या फिर पे ऑफ फेज़। तो ये सब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग सवाल में पेपर में आता है, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। आपका इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट 2023 के लिए वो है लैट डिपेंडेंट रिएक्शन, लैट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये चारों में से आपके 2 या 1 तो कम से कम लाजमी लगेगा। ठीक है, आपको इस साल जो है वो 3 लॉन्ग करने हैं, लास्ट ईयर में से 1 ही लॉन्ग करना था। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है ग्लाइकोलिसिस में, आप देख रहे हैं। अच्छा, इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को हम 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। पहला फेज़ क्या कहलाता है, प्रिपरेटरी फेज़, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने की, और उसके बाद दूसरा फेज़ हमारा क्या कहलाता है, पे ऑफ फेज़, या फिर इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज़ का भी हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, सो 1-2 बात याद रखनी है आपने इसके अंदर। एक मिनट मेरा फोकस हो जाए, आई नीड टू फोकस, यस, फोकस हो गया। सो इसके अंदर आपने देखा कि पहला फेज़ जो है वो प्रिपरेटरी फेज़ है, और प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर देखें 4 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस के जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं आर कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज़, और इसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग फेज़, क्योंकि ये बेटा पहले 4 स्टेप्स में हम एनर्जी दे रहे होते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यानी हम एटीपी दे रहे होंगे और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के पहले 4 स्टेप्स में हम एटीपी को देते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यानी हम अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं बॉडी की। लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 5 स्टेप या 6 स्टेप्स हैं, सॉरी 5 ही स्टेप्स हैं, उसके अंदर वो पे ऑफ फेज़ जो कहलाता है या फिर हमारा ऑक्सीडेटिव फेज़ कहलाता है, इसके अंदर हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि एटीपी बनेगी। तो इन शॉर्ट ऐसे याद रखना, प्रिपरेटरी फेज़ में हम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ मिल जाती है, पे ऑफ फेज़ में, ऑक्सीडेटिव फेज़ में एटीपी हमें मिल जाती है। तो हम देखते हैं क्या होगा। बेटा ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने क्या करा है बेटा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को लिया। सबसे पहली बात, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर चलती है, ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर चलती है। जो आपकी न्यू बुक है वो साइटोसोल कहती है, पुरानी बुक आपकी साइटोप्लाज्म कहती है, फेडरल की बुक जो है वो भी साइटोप्लाज्म कहती है, और अदर बुक्स एज वेल वो भी साइटोप्लाज्म ही कहती है। ठीक है, न्यू बुक जो हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड आई है वो आपको साइटोसोल का कहती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये वाला एक एमसीक्यूज़ और आ गया। और इसके पहले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, आप देख रहे हैं ग्लूकोज
ग्लूकोज के अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एटीपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एटीपी। जैसे हम एटीपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसके अंदर, ग्लूकोज में, तो देख रहे हैं आप एक फॉस्फेट इसी में रह गया और बाकी वापस क्या, एडीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि अगर एटीपी जा रहा है और एडीपी बाहर आ रहा है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जाने पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाहर आ, एक फॉस्फेट इसमें रह गया, जो इसमें एक फॉस्फेट रह गया वो आपको नजर भी आ रहा है, लिखा हुआ है ना बेटा, ग्लूकोज के बाद क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इट मीन्स कि एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के अंदर रह गया, तो जो नया कंपाउंड बना उसका नाम क्या रखा हमने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं कि 6 फॉस्फेट लग गए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, छठे कार्बन में फॉस्फेट आगे लग गया है। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखनी है कि 6 फॉस्फेट नहीं लगते, फॉस्फेट एक ही लगता है, लेकिन छठे कार्बन पे लगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपस में स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटरनली वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्ट्रक्चर से आप देखेंगे तो क्या लग रहा होगा कि वो डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज होगा। याद रखना बेटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, हम कहेंगे कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर ही है, फर्क सिर्फ इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अरेंजमेंट का फर्क है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस आ जाता है। ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, एक चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन, जिसमें बेटा हम एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, जिसके नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट हम चेंज कर देते हैं। चले, अब हमने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, यानी आइसोमराइजेशन कर दी, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हम दोबारा क्या बनाने जा रहे हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आपको नजर आ रहा होगा फ्रुक्टोज। अच्छा, अब ये देखें इसमें हमने डाला क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने डाला एक एटीपी, वापस क्या बाहर आया है, एडीपी। इसका मतलब ये है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट गया है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वापस आया है। इट मीन्स कि एक फॉस्फेट रह गया। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जो नया कंपाउंड बना वो क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इट मीन्स कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और ऐड हुआ है, लेकिन वो कार्बन नंबर 1 पे ऐड हुआ है। तो एक छठे कार्बन पे ऐड हुआ था पहले फॉस्फेट, और एक कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ऐड हो गया है। तो हमने क्या नाम रखा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट नाम रख दिया इसका। ठीक है, अब अगली बात बेटा, अगला पार्ट क्या हो रहा है इसके अंदर, लफ्ज का लिखा हुआ है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है बेटा, फ्रुक्टोज जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। 2 हिस्सों में टूटने का मतलब क्या है कि 3-3 कार्बन में टूट जाएगा। फ्रुक्टोज कितने कार्बन वाला है बेटा, 6 कार्बन वाला है, और वो कितने कार्बन में टूट जाएगा, 3 कार्बन में टूट जाएगा। इट मीन्स कि ये ऊपर वाला कंपाउंड 6 कार्बन वाला है। ठीक है, कि हमारा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अभी 20 से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने के लिए बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये सारे स्टेप्स जो है वो एंजाइम की मौजूदगी में होंगे। विदाउट एंजाइम कोई भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नहीं हो सकता। तो जो स्प्लिटिंग हो रही है, दो हमारे ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हैं, जो 2 हिस्सों में टूट रहे हैं, और जो 2 हिस्से बनेंगे वो दोनों हिस्से जो होंगे वो 3-3 कार्बन वाले होंगे। ठीक है बेटा, जो 2 हिस्से बनेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, 3-3 कार्बन वाले होंगे। तो जो भी 3-3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसका हम क्या नाम रखते हैं, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी ग्लाइसरॉल्डिहाइड असल में 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और 3 फॉस्फेट का मतलब क्या, 3rd कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पर एक लफ्ज लगाया हुआ 2 का मतलब क्या है बेटा, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 हैं। ठीक है बेटा, 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, अगर हमने 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर अगर एक चेन लिख रहा हूँ तो उसके आगे क्या लगाऊंगा, मैं 2 लगाऊंगा ना। 2 लगाने का मतलब ये कि 2 हैं असल में ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक है, और हमेशा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बनता, सम टाइम क्या बन जाता है इसके साथ ही एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अच्छा बेटा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी क्या है, 3 कार्बन वाले ही कंपाउंड है, और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन वाले ही कंपाउंड है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, जिसे बेटा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है। फ्रुक्टोज से आप ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लूकोज से आप फ्रुक्टोज बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आइसोमराइजेशन। ऐसे ही बेटा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों के दोनों ही क्या है बेटा, 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, और दोनों के दोनों को ही आपस से क्या कर सकते हैं, इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यानी डाईहाइड्रोक्सीटोन ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दोनों की नेचर सेम ही है। ठीक है,
ऐसे याद रखना बेटा, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, और डायऑक्सी एसीटोन के अंदर बेटा कीटोनिक ग्रुप है। अच्छा, जहाँ तक जितना भी हमने देखा ना अभी तक, जहाँ पर हमने क्या बना दिया, 2 ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया, यहाँ तक का सारा स्टेप क्या कहलाता है, प्रिपरेटरी फेज। यानी आपने देखा इसमें हमने एटीपी खर्च किया अपना, एक एटीपी यहाँ खर्च किया, एक एटीपी हमने यहाँ खर्च किया, 2 जगहों पर हमने क्या खर्च किया बेटा, अपना एटीपी खर्च किया। तो हमारे 2 एटीपी क्या हुए, ज़ाया हुए इस प्रोसेस में। अब जो अगले 5 स्टेप्स होंगे उसमें हम एटीपी गेन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एटीपी गेन करेंगे। चले, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। अब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आप क्या डाल रहे हैं, 2 NAD डाल रहे हैं, और वापस क्या आ रहा है, 2 NADH2। NAD की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। 2 आप निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाल रहे हैं, और वापस क्या आ रहा है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन निकल के बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम क्या निकाल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। और जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मुझे एक बात बताया, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को डालना रिडक्शन कहलाता है, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड की हुई है, यानी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट में। अब आप बोलेंगे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कैसे बना, अब मैं बताता हूँ। देखो, जब आपने हाइड्रोजन निकाल दिया ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, जब हाइड्रोजन 2 निकाल दिया, तो अब 2 एटम की जगह खाली हो गई ना ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिए। उस 2 हाइड्रोजन निकालने पर जो 2 एटम की जगह खाली हो गई, 2 वैलेंसिया खाली हो गई ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, वहाँ पर हमने 2 फॉस्फेट को ऐड किया है। ठीक है, जब 2 फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एक फॉस्फेट तो 3rd कार्बन पे है ही पहले, तो नाम क्या रखा हमने, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रखा था। अगर एक और फॉस्फेट हम डाल रहे हैं, अच्छा फॉस्फेट हम 2 डाल रहे हैं, 2 फॉस्फेट क्यों डाल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकाले थे हमने, और ये सारे कंपाउंड 2-2 ही चल रहे हैं, पीछे से नजर आ रहा है ना, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 होंगे, क्योंकि सब 3-3 कार्बन वाले हैं, हमने 6 कार्बन वाले को स्प्लिट कर दिया था पीछे, अगर याद हो आपको। तो 2 फॉस्फेट आपने डाला, तो हम नाम क्या रखा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, कैसे कि एक 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है और एक 1st कार्बन पे फॉस्फेट है, नाम रखा बाइफॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद ग्लिसरेट का मतलब ये है कि जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ग्लिसरेट बेटा एक ईस्टर ग्रुप होता है। अब आपने पढ़ा नहीं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पता होगा ईस्टर किसे कहते हैं। तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट असल में एल्डिहाइड यानी ऑक्सीडाइज होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि ये जो है सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है डिटेल से, जो ईस्टर, ईथर, कीटोन, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट बेटा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है हमारे पास। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर मजीद हमने 2 ADP डाले। बेटा आप गौर करना, यहाँ पर हमने 2 ADP डाले, ATP नहीं डाले। क्या डाले हमने 2 इसमें, ADP, और इससे हमें मिल क्या रहा है, 2 ATP मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, यस। अब देखिए ज़रा जूम कर लिया मैंने, तो 2 ADP डाला मैंने और 2 क्या निकल रहा है, ATP बन रहा है। यानी कि हम अब यहाँ पर ADP डाल रहे हैं और ATP बन रहा है। इट मीन्स कि हम एनर्जी गेन कर रहे हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट डाला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वापस आया, यानी फॉस्फेट निकला है इसमें से। तो आपको नजर भी आ रहा होगा बेटा, इसके बाद जो नया कंपाउंड बना उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है। इट मीन्स कि 1 कार्बन पे जो 2 फॉस्फेट थे, 1st कार्बन पे जो दो फॉस्फेट थे वो बाहर निकल के आ गए। वो 2 बार निकल के आए, तो उसको किसने कैच किया, 2 ADP ने। 2 ADP ने 2 फॉस्फेट अपने पास रखे और क्या बना दिया, 2 ATP बना दिए। यानी हमने ऊपर 2 ATP खर्च किए थे, 2 ATP हमें यही मिल गए दोबारा से। तो इसलिए हम कहते हैं पे ऑफ फेज कहते हैं इसको, यानी इस फेज के अंदर हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। आगे बेटा हमारे पास बना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, बिकॉज 1st कार्बन से 2 फॉस्फेट निकाल दिए गए हैं। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब दूसरा क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इट मीन्स यहाँ पर फिर से क्या हो रही है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन अगेन क्या बढ़ रहा है, तीसरे कार्बन से फॉस्फेट निकल के सिर्फ दूसरे कार्बन में चला गया फॉस्फेट। तो नाम क्या रख दिया हमने, चीज़ें वही हैं, ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है, बस ये कि तीसरे कार्बन पहले फॉस्फेट था, अब दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, बस फर्क किया है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड 2-2 इसलिए बिकॉज सबके अंदर 3-3 कार्बन है। ठीक है, इसलिए 2-2 लिख रहा हूँ साथ साथ, ऊपर स्प्लिट किया था। तो ये हमारा अभी खत्म नहीं हुआ ग्लाइकोलिसिस, अभी स्टेप है आगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट बेटा आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फोस्फोइनोल पायरुवेट जब भी बनता है, तो जो आपको पीछे मैंने लिखा था 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आप क्या निकालते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकालते हैं। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा फोस्फोइनोल पायरुवेट, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट बाय द रिलीजिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। सो फोस्फोइनोल पायरुवेट को आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बेटा, पायरुवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेंगे, पायरुवेट में। तो अगेन बेटा आपने 2 ADP डाला है और वापस क्या आया है, 2 ATP। इट मीन्स कि जो ऊपर पे था स्ट्रक्चर, इसका नाम था फोस्फोइनोल पायरुवेट, उसमें से फॉस्फेट निकाल दिया आपने। 2 फॉस्फेट थे, 2 लिखा हुआ ना बेटा यहाँ पर नंबर, 2 फॉस्फेट थे,
वो 2 फॉस्फेट एटीपी ने ले लिया और क्या बना दिया, 2 एटीपी बना लिया। तो 2 एटीपी बना बेटा, पहले भी हम 2 एटीपी बनाया था, फिर से 2 एटीपी बनाया। तो टोटल हमने इस फेस में जो हमारा पे ऑफ फेस है या ऑक्सीडेटिव फेस है, इसमें हमने 4 एटीपी बना लिए। 2 खर्च किए थे पहले प्रिपरेटरी फेस में और 4 जो है हमने गेन कर लिए कौन से, पे ऑफ फेस के अंदर या फिर हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेस के अंदर। तो जो हमारे पास 2 बने हैं पायरुवेट के बेटा, ये पायरुवेट जो है अगली साइकिल में जाएगा, जिसे कहते हैं हम क्रेब साइकिल। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ग्लाइकोलिसिस में जो चीज़ें बनेंगी वो क्रेब साइकिल में इस्तेमाल करेंगे। क्रेब साइकिल में जो चीज़ें बनेंगी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल करेंगे और टोटल तीनों प्रोसेस के अंदर 36 एटीपी हम बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। आपने कहा बेटा जो प्रिपरेटरी फेस था उसमें 2 एटीपी हमने क्या किए थे, कंज्यूम किए थे। ठीक है, और हमें 2 एटीपी बने थे, 2 एटीपी कंज्यूम किए और पे ऑफ फेस के अंदर यानी ऑक्सीडेटिव फेस में 4 एटीपी हमारे पास बने हैं। 4 एटीपी क्या बने, आपने देखा अभी 4 बने, तो 2 एटीपी हमने खर्च किए, 4 एटीपी हमने बनाए। तो एक और बात, पे ऑफ फेस में 2 NADH2 भी बने। पीछे देखें बेटा आप, यहाँ पर ये ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो NAD से NADH2 बना था, तो 2 NADH2 बने थे। तो इट मीन्स जो आपका वो वाला स्टेप है पे ऑफ फेस है, कौन सा फेस है, पे ऑफ फेस। पे ऑफ फेस के अंदर आपको 4 एटीपी बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है, इस NADH2 का भी आगे रोल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम देखें नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है, क्या देखेंगे हम, अगर नेट गेन ऑफ एटीपी हमारा कितना हुआ है, तो नेट गेन ऑफ एटीपी हम ऐसे देखेंगे कि बेटा हमारे पास 4 एटीपी बने और 2 एटीपी क्या हुए हमारे, कंज्यूम हुए। 2 एटीपी हमारे क्या हुए, कंज्यूम हुए। तो 4 में से 2 माइनस करें, 2 एटीपी नेट हमारे पास आए। नेट का मतलब ये कि 4 एटीपी हमने बने थे और 4 एटीपी के बनने के बाद 2 एटीपी हमने पहले 4 फेस में इस्तेमाल कर लिए थे। तो टोटल इसके अंदर 4 बने, लेकिन नेट जो बोलोगे बेटा, पेपर का एमसीक्यू देखना, नेट अगर वो बोलता है आपको तो आप बताएंगे 2 एटीपी बना है, अगर टोटल एटीपी पूछता है 4 एटीपी बने, कितने खर्च हुए थे, 2 एटीपी खर्च हुए थे। ठीक है भाई, नेट हम निकालते हैं बेटा प्रॉफिट से, जितना हमारा नुकसान होता है उसको निकाल कर जो बचता है हमारे पास पैसा, उसको हम कहते हैं नेट। तो हमारे पास देखिए प्रॉफिट 4 एटीपी का हुआ, 2 हमने उसमें खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, तो हमारे प्रॉफिट में से इन्वेस्ट किए पैसे निकालेंगे तो हमारे पास पैसे कितने बचेंगे, नेट 2 एटीपी बचेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, तो गेट रेडी फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आपने अब इसको लिखना कैसे है कि इसमें जो 1 2 3 4 लिखा हुआ ये हेडिंग्स है आपकी, फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन, ये सारी हेडिंग्स आपकी। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि पहले 4 स्टेप्स लिखने से पहले आपने प्रिपरेटरी फेस की हेडिंग खुद से लगानी है, ऊपर हेडिंग लगी हुई। ठीक है, उसको पहले लिखना प्रिपरेटरी फेस और उसके बाद फिर आप शुरू के 4 स्टेप लिखना। उसके बाद आखिरी के जो 5 स्टेप्स है उससे पहले आप हेडिंग लगाना ऑक्सीडेटिव फेस या फिर पे ऑफ फेस, फिर आप आखिरी के 5 स्टेप लिखना, इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और ये डायग्राम जो साथ बनी हुई है लाजमी बनानी होती है प्रिपरेटरी फेस और पे ऑफ फेस की। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके।